पोन मगल पंठाल। ये एक मर्डर मिस्ट्री है और ये एक तमिल ड्रामा है जो कि आजकल की सिचुएशन, चाइल्ड रेप और चाइल्ड ह्यूमिलेशन के ऊपर बेस्ड है। पोन मगल पंठाल का मतलब बताया हुआ है प्रीवियस गर्ल अराइव। तो चलिए मूवी की ओर बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलते हैं मूवी की ओर। मूवी की शुरुआत में 2004 का एक सीन दिखाया जाता है जो कि लवडेल फॉरेस्ट एरिया ऊटी का है। कुछ फॉरेन टूरिस्ट ने अपने वीडियो कैमरा में एक वीडियो शूट किया है जिसमें एक औरत ने दो जवान लड़कों की गोली मारकर हत्या कर दी। वो औरत एक 10 साल की लड़की को किडनैप कर रही थी जिसे बचाते हुए वो दो लड़के मारे गए थे। इस पूरी घटना का एक चश्मदीद गवाह है जो कि वहीं मौजूद एक टी स्टॉल का ओनर है जिसका नाम है रामर। पुलिस ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एलिफेंट को ट्रैक करने वाले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी देखी जिसमें कि इस किडनैपिंग को होते हुए साफ दिखाया जा रहा है। पूरे तमिलनाडु में इस घटना से हंगामा मचने लगता है। इंस्पेक्टर रामपंत ने तमिलनाडु केरला बॉर्डर को सील कर दिया और चारों ओर किडनैपर की पिक्चर भेज दी। उसी टाइम में कुछ और बच्चियां भी किडनैप होने की न्यूज आने लगी। 2004 की ही एक टीवी न्यूज में बताया गया कि आज सुबह की मॉर्निंग में उन बच्चियों को किडनैप करने वाली किडनैपर को एनकाउंटर में मार दिया गया। उस औरत का नाम ज्योति था और वो एक नॉर्थ इंडियन थी। उस औरत के बारे में पुलिस को लीड मिली थी कि वो तिरुपुर एक्सप्रेस से जयपुर जाने वाली गाड़ी में आज जाने वाली है, इसीलिए उसे तिरुपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। अरेस्ट के समय उसके पास कोई भी बच्ची नहीं थी। ज्योति ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने उस बच्ची को लवडेल में छिपा दिया था। जब पुलिस लवडेल पहुंची तो बच्ची की बॉडी उन्हें मिली जिसका चेहरा उन्हें पहचान नहीं आया। ज्योति ने वहीं छिपाकर रखी हुई एक गन से पुलिस पर हमला किया। मजबूर होकर पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसके कारण ज्योति मारी गई। मरने से पहले उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। ज्योति कुछ महीनों से एंगर बोर्ड के घर में रह रही थी। पुलिस के अनुसार ज्योति एक साइको किलर थी। वो एक नॉर्थ इंडियन थी और वो जयपुर को बिलोंग करती थी। उसने जयपुर में भी कई किडनैपिंग की थी। वो बच्चियों को किडनैप करती थी, उन्हें टॉर्चर करती थी और फिर उन्हें मार डालती थी। उसके घर के आसपास रहने वाले कुछ लोग बताते हैं कि ज्योति किसी से भी मिलती जुलती नहीं थी। उसके साथ रहने वाली लड़की भी नॉर्थ इंडियन लगती थी और वह कुछ अलग भाषा बोलते थे। एक बार उनके बच्चे ने उनकी बच्ची को टॉफी दी तो उसने उस बच्ची को बहुत मारा। पुलिस को उस घर में खोजबीन करने से बहुत सारे हथियार और खून से रंगे हुए बच्चियों के कपड़े मिले। स्निफर डॉग्स की मदद से जब पुलिस ने उस घर के बैकयार्ड को खोदा तो उन्हें वहां 5 और बच्चियों की लाशें मिली। सभी बच्चियों की माएं उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगी। ये 2004 की घटना फिल्म का बेस तैयार करने के लिए शुरू में बताई गई है। अब आते हैं हम 15 साल बाद की प्रेजेंट घटना के ऊपर। पैथुराज एक लॉयर है। वो अपनी बेटी वेम्बा के साथ ऊटी में रहता है। वेम्बा छोटे बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में बताती है। पैथुराज और वेम्बा पूरे ऊटी में होने वाले क्राइम्स को सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं। पैथुराज ने एक बार अपनी चाय में मक्खी देखकर पूरी चाय दुकान का नक्शा बदल दिया था। वो कैमरा लेकर गलत हो रही बातों की पिक्चर ले लेता है और अदालत में उस पर केस करके उसे ठीक करने की कोशिश करता है। वेम्बा के मन में कुछ चल रहा है। वो और पैथुराज एक केस पर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। उस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए पैथुराज चेन्नई भी जाता है। कोर्ट में केस के बारे में रिवील होता है कि जब पैथुराज केस की पिटीशन लगाता है और 2004 में हुए ज्योति किडनैपर वाले केस को रीओपन करवाता है जिसे कि चेन्नई हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए लोकल कोर्ट में फॉरवर्ड कर दिया था। पैथुराज ये भी बताता है कि इस केस को वेम्बा पैथुराज लड़ेगी। वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। उस केस में जिन बच्चियों की डेथ हुई थी उनके माँ बाप को भी अगले दिन कोर्ट बुलाया जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग पैथुराज को कहते हैं कि लगता है कि ये सनक गया है जो एक ओपन एंड शट केस को दोबारा खुलवा रहा है। सभी उसे बहुत बुरा भला कहते हैं। जज केस की तारीख तय कर देते हैं। कोयम्बटूर में एक फिलैंथ्रोपिक है वरदराजन जो कि रोहित कंपनी का सीईओ भी है। उसने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को गाजा साइक्लोन से अफेक्टेड हुए लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। वो न्यूज पर 15 साल पहले हुई ज्योति केस की रीओपन होने की न्यूज को सुनता है।
मीडिया में खबर है कि पैथुरास ने अपनी बेटी वेम्बा को पॉपुलर करने के लिए उसका पहला केस ज्योति केस को चुना है और कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। 23 तारीख को वेम्बा जब कोर्ट में आती है तो कोर्ट के बाहर मीडिया मौजूद है और साथ में ही कई प्रोटेस्ट करने वाले ग्रुप भी वहां पर मौजूद हैं। उनमें से एक लेडी वेम्बा के ऊपर एक चप्पल फेंक कर मारती है, जिसे वेम्बा धीरे से उठाकर उस लेडी को वापस कर देती है। वेम्बा कोर्ट के अंदर आती है और कोर्ट में केस से रिलेटेड सभी पेपर सबमिट कर देती है। जज के इशारा करने पर वह उन्हें बताती है कि केस की सच्चाई खोलना बहुत जरूरी था। वेम्बा जज को एक केस जो कि कुछ समय पहले असम में हुआ था उसके बारे में बताती है कि एक रेप केस था, जिसके सिलसिले में भीड़ ने एक आदमी को, जिसे कि पुलिस ने रेप विक्टिम मान लिया था, उसे थाने से घसीटकर बाहर लाकर मार डाला था। बाद में पता चला था कि वह उसी दिन किसी काम से थाने में आया था और पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, जबकि उसका उस लड़की के रेप से कोई लेना देना नहीं था। जज वेम्बा से सवाल करता है कि वह केस टोटल डिफरेंट था, जबकि साइको ज्योति की हर चीज पहले ही प्रूव हो चुकी है। फिर उस केस को रीओपन करवाने का क्या मतलब था? वेम्बा जज को बताती है कि उसने उस केस से रिलेटेड सभी कागजात चेन्नई हाईकोर्ट में सबमिट किए थे, इसी कारण इस केस की रीओपनिंग सैंक्शन हो पाई है। कई बार लोग किसी केस से बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर वह उसके पीछे छिपी हुई सच्चाई को नहीं देख पाते हैं। ज्योति के केस में भी यही हुआ है। लोगों के सामने उससे रिलेटेड कई फैक्ट्स नहीं आ पाए हैं। वेम्बा टी स्टॉल ओनर रामर को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत मांगती है। रामर, जो कि उस दिन की घटना का एकमात्र गवाह था, उसके विटनेस बॉक्स में आने के बाद वो रामर से उस दिन की पूरी घटना के बारे में फिर से बताने के लिए कहती है। रामर बताता है कि उस दिन भी उसने और दिनों के समान सुबह जल्दी ही अपनी दुकान खोली थी और वह उस वक्त पूजा कर रहा था। तब उसने एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी। वह चिल्ला चिल्लाकर अपने को छोड़ देने के लिए कह रही थी। रामर उस लड़की के चिल्लाने की दिशा की ओर बढ़ने लगा। चारों ओर बहुत ज्यादा धुंध थी। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से 2 लड़के बाहर निकले। वह दोनों लड़के उस लड़की को बचाने की कोशिश करने लगे। तभी ज्योति ने अपने पास से गन निकाली और एक लड़के के ऊपर चला दी, जो कि वहीं गिर पड़ा। ज्योति को उस धुंध के कारण शायद दूसरा लड़का दिखाई नहीं दिया। तब तक दूसरा लड़का किसी तरह से गाड़ी तक चला गया और उसमें बैठ गया, लेकिन ज्योति ने वहां पहुंचकर उस लड़के को गाड़ी के अंदर ही गोली मार दी। रामर आगे बताता है कि वह उस वक्त डर के मारे पेड़ के पीछे छिप गया था। वेम्बा कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम वीडियो में देखी हुई क्लिप को लाइन वाइज बताते जा रहे हो, पर रामर कसम खाता है कि उसने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा है। वेम्बा रामर से पूछती है कि क्या वो राममूर्ति अन्ना का बहुत बड़ा फैन है। रामर खुश होकर उसे बताता है कि हाँ, उसकी दुकान में उसके साथ उसकी बहुत सी फोटोज लगी हुई है। उसने उनका एक भी बर्थडे अभी तक मिस नहीं किया है। उसकी दुकान का नाम भी उसके नाम पर है और उसने उनके नाम का टैटू भी बनाया हुआ है। वह हर बर्थडे पर उनके पास जाता है और उनके साथ एक फोटो लेता है। पर 2004 एक ऐसा बर्थडे था जिसमें उसकी उनके साथ कोई फोटो नहीं है। वेम्बा जज को बताती है कि उसकी दुकान में 2004 के बर्थडे का फोटो लगा हुआ है, जिसमें कि वह राममूर्ति के साथ है और उनका वह बर्थडे चेन्नई में सेलिब्रेट हुआ था। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि वह अगर उस दिन चेन्नई में था तो उस दिन ऊटी में नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके अनुसार वह मर्डर देखकर अपने घर चला गया था। वेम्बा आगे कहती है कि पुलिस ने गवाहों को उस वक्त इंटेरोगेट करने की कोशिश नहीं की। उन लोगों ने जो उस वक्त उनके सामने आया उसी को सच मान लिया। ऊपर से उस दिन बहुत ज्यादा धुंध थी, जिसमें रामर के अनुसार ज्योति को भी लड़के दिखाई नहीं दे रहे थे। तो इतनी दूर से पेड़ के पीछे से रामर को ज्योति कैसे क्लियर दिखाई दे गई, कैसे वो उसे पहचान पाया? वेम्बा नेक्स्ट क्वेश्चन जज से करती है कि ज्योति ने एक कंट्री गन से पुलिस वालों के ऊपर हमला किया था, जिसकी रिपोर्ट सिर्फ पुलिस के एफआईआर के पेपर्स में ही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे पिस्तौल के बारे में और किसी पेपर में कहीं भी कोई जिक्र तक नहीं है? जज डिफेंस लॉयर को उस गन की पूरी जानकारी देने के लिए कहता है और अगले सेशन में इस केस से रिलेटेड पुलिस ऑफिसर्स को भी वहां हाजिर रहने के लिए कहता है। केस उस वक्त अगली सुनवाई तक के लिए टल जाता है। ज्योति केस के जज अपने घर में अपने सालों पुराने नौकर को बताते हैं कि उनकी बेटी की शादी तय हो चुकी है और उनके ऊपर फाइनेंशियली बहुत बड़ा बर्डन आ गया है। वह समझते थे कि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन ज्योति का केस भी उनके लिए एक टेंशन है जिसे वो हॉनेस्टली ट्रीट करना चाहते हैं। वरदराजन एक बहुत ही नामी लॉयर राज राथिरम के पास जाकर
उसे ज्योति के केस में वेम्बा के अपोजिशन के लिए अपॉइंट कर लेते हैं। वरदराजन का इस दुनिया में कोई नहीं है। उनकी वाइफ और उनके लड़के की डेथ बहुत पहले हो चुकी है। पैथुराज न्यूज के थ्रू जान जाता है कि ज्योति का केस अब राज राथिरम लड़ने वाला है। वो वेम्बा को इस बारे में बताता है। वेम्बा को चिंतित देखकर वो उसे कहता है कि वो चिंता ना करे। राज राथिरम जीतने के लिए केस को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकता है, लेकिन इन्हें बस सच्चाई को पकड़कर चलना है, क्योंकि इनके पास बस यही पहला और आखिरी चांस है। वेम्बा पैथुराज को कहती है कि राज राथिरम उनके पीछे छुपी ताकत को कभी नहीं पहचान पाएगा। नेक्स्ट हियरिंग का दिन आ जाता है। राज राथिरम कोर्ट में आता है। सभी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इवन जज भी उसका हालचाल पूछते हैं। केस शुरू होता है। राज राथिरम रामर को विटनेस बॉक्स में बुलाता है। वो जज को राममूर्ति के साथ ली गई रामर की 2004 के बर्थडे वाली फोटो दिखा के उन्हें बताता है कि उसी साल राममूर्ति ने इलेक्शन जीता था, जिसके कारण उनके इलेक्शन जीतने का सेलिब्रेशन और बर्थडे का सेलिब्रेशन 3 मई को ही कर लिया गया था, जबकि ये फोटो 5 मई के पेपर में छपी थी। इस बात का प्रूफ है उसी फोटो में दिखने वाला मुरुगन, क्योंकि उसकी 3 मई की रात को ही एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसकी वाइफ इस बात की गवाही देने के लिए कोर्ट में मौजूद है और वो मुरुगन का डेथ सर्टिफिकेट भी कोर्ट में जमा करा देता है। दूसरी बात, ज्योति ने जिस गन के बारे में जानकारी मांगी थी, वो गन बाकी सभी डॉक्यूमेंट के साथ पुलिस स्टेशन में 2007 में लगी हुई आग में जलकर खत्म हो गए थे। उस पुलिस स्टेशन में लगी आग के केस भी इसी अदालत में चल रहा है, जिसे कि वेम्बा बहुत अच्छी तरह से जानती है। वेम्बा उस वक्त ड्यूटी पर रहे पुलिस ऑफिसर को इंटरोगेट करने के लिए विटनेस बॉक्स में बुलाती है और उसे पूछती है कि क्या उसी ने ज्योति को 6 मई की रात को तिरुपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। वेम्बा उससे पूछती है कि उसे किस तरह से जानकारी मिली थी कि ज्योति तिरुपुर रेलवे स्टेशन पर है और वहां से जयपुर की ओर जाने वाली है। वेम्बा ये भी पूछती है कि उसे तिरुपुर रेलवे स्टेशन से ऊटी आने में कितना समय लगा था। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि उसे ऊटी पहुंचने में 3.5 आवर्स लगते हैं। इंस्पेक्टर अपनी जानकारी के सोर्स को वेम्बा से शेयर करने के लिए मना कर देता है। वेम्बा इंस्पेक्टर से कहती है कि आप लगता है पिक्चर्स बहुत देखते हैं, क्योंकि इस पूरी केस में रियलिटी मिसिंग है। जब आपने ज्योति को गिरफ्तार किया था तो आपको अपने सोर्सेज से पता था कि वह वहाँ है, अतः उस वक्त आपके साथ एक लेडी कांस्टेबल को होना चाहिए था। इंस्पेक्टर के ये बताने पर कि उस वक्त थाने में कोई भी लेडी कांस्टेबल अवेलेबल नहीं थी और उन्हें ज्योति को अरेस्ट करने तुरंत जाना था। वेम्बा उससे पूछती है तो उसके अरेस्ट का वीडियो या कन्फेशन का कोई एविडेंस आपके पास होगा या कुछ और होगा। राज राथिरम कोर्ट को बताता है कि पुलिस के पास उस वक्त इतना वक्त नहीं था कि वह फोटोग्राफर या किसी को अपने साथ ले जाते और उस समय मोबाइल फोन्स भी नहीं थे, इसीलिए पुलिस ने ज्योति का रिटर्न कन्फेशन लिया था। राज राथिरम जज से ज्योति के वीडियो को एक बार फिर से प्ले करने के लिए कहता है। यह वही वीडियो है जिसमें कई लड़कियों की लाश को जमीन से निकालते हुए दिखाया जाता है। इसे दिखाकर राज राथिरम लोगों की सिंपैथी हासिल करना चाहता है। वह जज को कहता है कि वह ऐसी लेडी को क्यों बचाने के लिए कह रही है जिसने इतनी मासूम लड़कियों को मारा, जो अगर मारी नहीं जाती तो कहीं और जाकर कितनी और बच्चियों को मार देती। जज आगे की डेट देकर उस समय केस की सुनवाई को खत्म कर देते हैं। बाहर मुरुगन की औरत को राज राथिरम का असिस्टेंट कुछ पैसे देकर भेज देता है। राज राथिरम को वेम्बा के बारे में कुछ अजीब सा लगता है। वह अपने असिस्टेंट को उसके बारे में पता करने का काम सौंप देता है। इधर वेम्बा को पैथुराज कहता है कि उसने असली बात कोर्ट में क्यों नहीं बताई। वेम्बा उसे कहती है कि अभी उसका समय नहीं आया है। उसे लगता है कि राज राथिरम उसे यूज करने की सोच रहा है। कोर्ट के बाहर जिस औरत की बच्ची ज्योति के हाथ से मारी गई थी, वह औरत वेम्बा को बहुत बुरा भला कहती है। वेम्बा उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट होती है। वह अपने घर में कुछ सोच में गुम होती है। तब पैथुराज उसके पास आता है और उसे ज्योति की डायरी देकर कहता है कि वह एक बार और इसे पढ़े। हालांकि ज्योति इससे पहले बहुत बार पढ़ चुकी है, लेकिन पैथुराज उसे कहता है कि वह अपने आप को ज्योति सोचकर इस डायरी को पढ़े, तभी वह ज्योति के साथ अच्छे से इंसाफ कर पाएगी। वेम्बा ज्योति की डायरी को नए सिरे से पढ़ना शुरू कर देती है। ज्योति की डायरी की शुरुआत में लिखा है कि उसके शादी के शुरू के 6 महीने बहुत ही खूबसूरत थे। फिर उसके पति की हॉनर किलिंग के मामले में हत्या कर दी गई। ज्योति उस वक्त जयपुर में रहा करती थी।
उसके एक बच्ची थी जिसे पाकर ज्योति बहुत खुश थी। धीरे धीरे वह बच्ची बड़े होने लग जाती है। एक दिन ज्योति के केयर टेकर्स उसे पैथुराज का एड्रेस देकर ऊटी जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे लोग अब उस घर को बेचकर कहीं और शिफ्ट होने वाले थे। ज्योति जयपुर से अपनी बच्ची को लेकर ऊटी पहुंच जाती है। वहां उसे पैथुराज मिलता है। वह उसे एक घर रहने के लिए दिला देता है। पैथुराज ज्योति को वहीं के बाग में काम भी दिला देता है और ज्योति की बेटी को स्कूल में एडमिशन भी दिला देता है। ज्योति न्यूज में सुनती है कि उस एरिया में किडनैपिंग की बहुत सारी घटनाएं हो रही है। वो अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो जाती है। ज्योति उसे किसी के भी साथ बात करते हुए देख लेती है तो उस पर बहुत चिल्लाती है। वेम्बा ज्योति की डायरी को यहीं पढ़ना बंद कर देती है। अगले दिन उसकी कोर्ट में डेट है। कोर्ट में वेम्बा सभी को बताती है कि ज्योति, जिसे कि नॉर्थ इंडियन समझा जाता था, वह एक्चुअल में नॉर्थ इंडियन नहीं साउथ इंडियन है। वह ज्योति की मम्मी सेल्वी को कोर्ट में पेश करती है, जो कि उन्हें बताती है कि ज्योति का पूरा नाम शक्ति ज्योति था। वो एक नॉर्थ इंडियन से शादी करके घर से भाग गई थी। बहुत सालों बाद सेल्वी को उसके बारे में वेम्बा से पता चला था। राज राथिरम सेल्वी से ज्योति के उसकी बेटी होने का सबूत मांगते हैं, लेकिन वो कोई भी सबूत नहीं दे पाती, क्योंकि ज्योति से घर के भागने के बाद ज्योति के पापा ने उसके सभी फोटोज जला दिए थे। वेम्बा अपने अगले गवाह के रूप में पैथुराज को पेश करती है। वह पैथुराज से ज्योति की असलियत कोर्ट में बताने के लिए कहती है, क्योंकि पैथुराज ज्योति को बहुत अच्छे से जानता था। पैथुराज ज्योति के बारे में बताता है कि वह अक्सर अपने काम के सिलसिले में चेन्नई जाता रहता था, जहां पर जयपुर से आए हुए एक क्लाइंट से उसकी मुलाकात हुई थी। उसके घर में ज्योति काम किया करती थी। वो लोग अब वहां से कहीं और शिफ्ट होने वाले थे, इसीलिए ज्योति वापस तमिलनाडु आना चाहती थी और इसमें उसने पैथुराज की मदद चाहिए थी। पैथुराज ने ज्योति को ऊटी में सेटल होने में मदद की थी। वो ये सब बातें कोर्ट को बता देता है। वह ज्योति की डायरी भी कोर्ट में सबमिट कर देता है, जो कि प्रूफ था कि ज्योति एक तमिलियन थी, न कि नॉर्थ इंडियन। राज राथिरम के पूछने पर कि तब पैथुराज 4 मई 2004 को कहाँ था और उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि वो ज्योति को जानता था, पैथुराज कोर्ट में बताता है कि वह अपने घर के सामने 4 मई के दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तब उसने एक पीली कार को अपने घर के सामने से जाते हुए देखा और उसे एक बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि ज्योति उस गाड़ी के पीछे दौड़ रही है, क्योंकि उसकी बच्ची को रोहित और दिवाकर, जो कि उस पीली गाड़ी में बैठे हुए थे, उन लोगों ने किडनैप कर लिया था। ज्योति बच्ची को बचाने के लिए उसकी गाड़ी के पीछे पीछे भागती है। पैथुराज भी थोड़ी दूर तक उसके साथ भागता है। तब वेम्बा जज से 4 मई के वीडियो को दोबारा चलाने के लिए कहती है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ज्योति अपनी बच्ची को बचाने के लिए भाग रही है, न कि उसे किडनैप करके भाग रही है। राज राथिरम के इस बात का एविडेंस मांगने पर वेम्बा सभी के सामने कोर्ट में बताती है कि जो बच्ची किडनैप हुई थी, उससे बड़ा एविडेंस यहाँ पर और कोई नहीं हो सकता, और वो बच्ची वह खुद है जो उस दिन किडनैप हुई थी। वो उन सबको बता देती है कि वह ज्योति की बेटी है। कोर्ट में सभी ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी राज राथिरम को होती है। राज राथिरम का असिस्टेंट वेम्बा के बारे में पता करता है और राज राथिरम को उसके बारे में आकर बता देता है। वरदराजन बार बार राज राथिरम को कॉल करने की कोशिश करता है, पर वह उसका कॉल नहीं उठाता। उसे लगता है कि वरदराजन ने इस केस से रिलेटेड बहुत सारी बातें उससे छिपाई है। राज राथिरम का असिस्टेंट राज राथिरम को ये भी बताता है कि एक और लड़की एंजल अनाथालय से 4 मई को गायब हुई थी, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट की एफआईआर भी उसने लिखी थी, लेकिन वो रिपोर्ट भी सभी कागजों के साथ जल गई थी। राज राथिरम वरदराजन से मिलने के लिए जाता है और उससे इस केस के सभी फैक्ट्स बताने के लिए कहता है। वरदराजन राज राथिरम को बताता है कि ज्योति के पास से जो गन बरामद हुई थी, वह गन उसकी थी। वरदराजन अपने बेटे रोहित और उसके दोस्त दिवाकर के बारे में जानता था कि वह दोनों लड़कियों के किडनैप और रेप के जिम्मेदार हैं, लेकिन वह उनके मरने के बाद उनका और अपने खानदान का नाम खराब नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने ज्योति को मोहरा बनाकर ये सब कुछ किया था। राज राथिरम से इंस्पेक्टर मिलने आता है और उसे पूरी बातें बताता है कि ज्योति की कंप्लेंट करने पर यह लोग उसके घर में गए थे, जहां पर वे दोनों लड़के रोहित और दिवाकर अक्सर आया करते थे। उस बंगलों के आगे की खुदाई करने पर उन्हें एक लड़की की लाश मिली और बंगले के पीछे बैकयार्ड से उन्हें 4 और लाशें खुदाई करने पर मिली। उन लोगों ने उन सभी लाशों से डॉक्टर की हेल्प से रेप के सभी सबूतों को मिटा दिया और उन 5 लाशों को ज्योति के घर के बैकयार्ड में प्लांट कर दिया। ये सब कुछ ज्योति को साइको किलर के रूप में साबित करने के लिए किया गया था।
राजरथिरम के पूछने पर कि वह डॉक्टर अब कहाँ है, इंस्पेक्टर उसे बताता है कि वह डॉक्टर मर चुका है और वह दोनों डॉग स्क्वाड के लोग ट्रांसफर होकर बहुत दूर जा चुके हैं। अब बस वो 3 लोग हैं जो कि पूरी सच्चाई जानते हैं। कोर्ट की अगली सुनवाई में वेम्बा इंस्पेक्टर को विटनेस बॉक्स में बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या उसी ने तिरुपुर रेलवे स्टेशन से ज्योति को अरेस्ट किया था। उसके हाँ बोलने पर वह कोर्ट में एक पिक्चर दिखाती है जो कि ज्योति के अरेस्ट के बाद ऊटी की है और जिसमें क्लॉक टावर 9:30 का समय बता रही है। वेम्बा के ये बोलने पर कि जब तिरुपुर रेलवे स्टेशन से उसने ज्योति को 8 बजे अरेस्ट किया था और उसी के अनुसार उसे ऊटी पहुंचने में 3.5 घंटे लगते हैं, तो वो सिर्फ 1.5 घंटे में तिरुपुर रेलवे स्टेशन से ऊटी कैसे पहुंच गया। वह आगे कहती है कि अगर इस टावर क्लॉक को बंद भी माना जाए तो वहीं खड़े एक रिपोर्टर के हाथ की घड़ी में भी टावर क्लॉक में दिखाया गया टाइम ही दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि सब इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा है। उसने ज्योति को अरेस्ट नहीं किया था, तो ज्योति को अरेस्ट तिरुपुर की पुलिस ने किया होगा, लेकिन तिरुपुर की पुलिस के रिकॉर्ड में इस बात का कोई भी उल्लेख नहीं है। तो फिर सवाल ये होता है कि ज्योति को अरेस्ट उस दिन किसने किया था। वेम्बा सभी को सच्चाई बताती है कि ज्योति ने उस दिन खुद ही अपने आप को उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर सुरेश पंड्यान को जाकर पूरी सच्चाई बताई थी और सरेंडर कर दिया था। राजरथिरम इस थ्योरी पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि सुरेश पंड्यान का ट्रांसफर उस समय हो गया था और वह वहां नहीं था, लेकिन वेम्बा कोर्ट से कहती है कि सुरेश पंड्यान बहुत इंपॉर्टेंट गवाह है और उसे अगले मुकदमे में पेश करने की इजाजत दी जाए। तब राजरथिरम कोर्ट में बताता है कि सुरेश पंड्यान ने वर्क स्ट्रेस के कारण पिछली रात ही सुसाइड कर लिया है। वो वेम्बा से ये भी कहता है कि वह ज्योति की बेटी है, तो ज्योति इसके कारण इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाती। उसने आखिर बच्चियों को मारा है और वो कातिल है। कोर्ट के सेशन के बाद राजरथिरम वेम्बा को जाकर कहता है कि वह अभी केस के मामले में बच्ची है और उसे एज अ जूनियर ज्वाइन कर सकती है। वह और भी कई बातें वेम्बा को सुनाता है। वेम्बा और पैथुराज सुरेश पांड्यान के सुसाइड करने से बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि वही इस पूरे केस का एकमात्र गवाह था। सुरेश पांड्यान ने पैथुराज को बताया था कि ज्योति उसके पास सरेंडर करने के लिए आई थी और उसे पूरी सच्चाई पता थी कि वरदराजन ने ज्योति को फंसाया था और उसी ने ये सब कुछ किया था, लेकिन अब क्योंकि वह मर चुका है, ये लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते। वेम्बा काफी डिप्रेस्ड हो जाती है। एक दिन रास्ते में उसे उस बच्ची की माँ, जिसकी लाश बैकयार्ड में पाई गई थी, मिलती है और वह वेम्बा से कहती है कि अगर तुम सच्ची हो तो तुम इस केस से पीछे नहीं हटोगी और मेरी बच्ची के कातिल को सजा दिलवा कर रहोगी। वेम्बा को उसकी बातों से बहुत हिम्मत मिलती है। वेम्बा सुरेश पांड्यान की वाइफ से मिलने जाती है। वहाँ उसे वरदराजन मिल जाता है। वरदराजन वेम्बा से इस केस को वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन वेम्बा वरदराजन को कुछ चुपती हुई बातें कह देती है, जिसे सुनकर वरदराजन को गुस्सा आ जाता है। वह वेम्बा को वार्न करता है और उसे कहता है कि वह मरते दम तक अपने आप को इज्जत दिलवाना पसंद करता है। अगली सुनवाई में वेम्बा कोर्ट में चाइल्ड ह्यूमिलेटिंग और अब्यूजिंग के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर देती है। राजरथिरम के पूछने पर कि उसके इस तरह के लेक्चर देने का मतलब क्या है, वह बताती है क्योंकि यह आजकल हर घर में और हर लड़की के साथ हो रहा है। वह कहती है कि वह खुद भी इस केस की गवाह है कि जिन लड़कों को उस केस में इनोसेंट घोषित किया जा रहा है और जिन्हें ज्योति ने मारा था, वह लड़के इनोसेंट नहीं थे। वही दोनों लड़के इस पूरे केस के असली मुजरिम हैं, जिनमें से एक लड़का रोहित वरदराजन का बेटा है। वेम्बा अदालत में बताती है कि वो खुद भी उन दोनों लड़कों की घिनौने कृत्य का शिकार हुई थी और वो 5 लड़कियां भी, जिनकी बॉडी उन्हें ज्योति के बैकयार्ड से मिली थी। वो आगे कोर्ट को बताती है कि उसके पास इन सब चीजों का कोई सबूत नहीं है और उस तरह की चीजों को झेल रही किसी भी लड़की के पास इसका कोई सबूत नहीं होता, इसीलिए वो सिर्फ कोर्ट से जस्टिस की उम्मीद कर सकती है। जज वेम्बा को कहते हैं कि बिना सबूतों के कोई भी अदालत कभी भी किसी को सजा नहीं सुनाती। अगर वह सबूत लेकर आएगी तो वह मुलजिमों को जरूर सजा देंगे। अदालत में बैठे सभी लोगों की आंखें गीली हो जाती है और वहीं बैठी एक लड़की जस्टिस ज्योति नाम से ट्वीट कर देती है और यह मुहिम सब और फैलना शुरू हो जाती है। चाइल्ड रेप के बारे में सुनते ही सभी वेम्बा के साथ देने के लिए मेंटली तैयार हो जाते हैं। अगली सुनवाई में जज वरदराजन को कोर्ट में हाजिर रहने का हुक्म देते हैं। राजरथिराम के ऑब्जेक्शन करने पर जज कहते हैं कि यहाँ पर हर बात का लिंक वरदराजन से जुड़ता हुआ महसूस हो रहा है, इसलिए कोर्ट में एक बार वरदराजन का आना बहुत जरूरी है। वो अगली डेट दे देते हैं।
जज वरदराजन से बाहर मुलाकात करके उससे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे ले लेता है। केस की सुनवाई का दिन आ जाता है। वरदराजन कोर्ट आ जाता है। वरदराजन को अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि इस केस में उसने सारे एविडेंस बहुत ही तरीके से दबा दिए थे। उसे विश्वास है कि वेम्बा उसके खिलाफ अब कुछ भी नहीं कर पाएगी। वेम्बा वरदराजन को उसके किए हुए क्राइम बताती है और उसे कहती है कि उसने उन सभी क्राइम्स को पैसे देकर दबा दिया है। वह कोर्ट में बताती है कि वरदराजन ने इस केस से रिलेटेड सभी लोगों को सबूतों के साथ गायब करवा दिया था। वरदराजन गुस्से में विटनेस बॉक्स से निकलकर बाहर जाने लग जाता है। तब जज उसे वापस विटनेस बॉक्स में आने के लिए कहता है जब तक कि वेम्बा उसको इंटरोगेट नहीं कर लेती। ऐसा लगता है कि जज भी अब इंसाफ की तरफ है। वेम्बा एक गवाह को बुलाती है और अदालत में बताती है कि वो ये प्रूव कर सकती है कि उन दोनों लड़कों की मौत के बाद वरदराजन ऊटी आया था और वहीं की टी फैक्ट्री में उसने अपनी गन से ज्योति को मारा था। वो वरदराजन से बदतमीजी करती है और उसको बदतमीजी से बुलाती है। वरदराजन को वेम्बा के इस तरह बुलाने से गुस्सा आ जाता है। वो पूरे जुडिशियल सिस्टम को गाली देने लग जाता है। वह कहता है यहाँ कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वेम्बा तब 2004 में हुई उस पूरे केस की एक क्लियर पिक्चर अदालत में पेश करती है। ज्योति उस पीली कार का पीछा करते हुए जिसमें वेम्बा किडनैप हुई थी एक बंगलो के बाहर पहुंच जाती है। बंगलो के बाहर उसे वेम्बा के कपड़े पड़े हुए मिलते हैं। वह अंदर जाकर वेम्बा को ढूंढती है जो कि अंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। वहीं उसे एक दूसरी लड़की भी मिल जाती है जो कि एंजल है। ज्योति उस लड़की को बंगलो के बाहर दफन कर देती है। वह जब घर वापस आ रही होती है तब रोहित और दिवाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ज्योति किसी तरह से रोहित की पिस्तौल को उससे लेने में कामयाब हो जाती है और उन दोनों को गोली मार देती है। ज्योति वेम्बा को पैथोराज को दे देती है और उसकी देखभाल करने के लिए कहती है। वह न्यूज में इस पूरे हाल को देखती है और अपने आप को सुरेश पांड्यान को सरेंडर कर देती है। सुरेश पांड्यान अपने ऑफिसर के इशारे पर ज्योति को टी फैक्ट्री ले जाता है जहां पर वरदराजन ने खुद अपने हाथ से ज्योति को मार दिया था। जज वरदराजन को सजा सुना देते हैं और उनका साथ देने वाले पुलिस ऑफिसर को भी 10 साल की जेल की सजा देते हैं। अब ज्योति को इंसाफ मिल चुका है। वह सबके सामने कातिल नहीं है। ज्योति की कब्र पर वेम्बा खड़ी हुई है। राज रतिराम उससे मिलने के लिए आता है और वेम्बा को बताता है कि वह जानता है कि वह ज्योति की बेटी वेम्बा नहीं है, वह एंजल है। वेम्बा से वह पूछता है कि ज्योति से उसका ब्लड रिलेशन नहीं था, फिर भी उसने ज्योति को इंसाफ दिलवाने की इतनी कोशिश क्यों की। वेम्बा उसे बताती है कि क्योंकि उस रात ज्योति ने उसे बचाया था और इंसानियत के नाते उसे निर्दोष प्रूव करवाना उसका फर्ज था। फिल्म का मेन मकसद है चाइल्ड अब्यूजिंग और चाइल्ड रेप के बारे में लोगों को जागरूक करवाना और लोगों को बताना कि उसके खिलाफ उन्हें आवाज जरूर उठानी चाहिए।